ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस के निर्माण की विधियां। ये हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं कि इसका जो अणुसूत्र होता है वो H2 होता है ना, H2। तो इसी के निर्माण की विधि हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि डी मतलब भारी हाइड्रोजन अगर बनाना होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, और अगर ट्राइटियम जो हमारा तीसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ट्राइटियम, उसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं कि जब हमने D2 के निर्माण के बारे में पढ़ा था, मतलब भारी हाइड्रोजन, तो हमने कहा था कि अगर हम भारी जल ले लें, भारी जल हमारा होता है D2O, तो D2O के दो अणु अगर ले लेते हैं और इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, वैद्युत अपघटन, तो जब इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो वैद्युत अपघटन कराने पर ये 2D2 प्लस O2 में टूट जाता है। इसी को हम कहते हैं भारी भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, और ये हमारा ऑक्सीजन होता है। ये वैद्युत अपघटन क्या होता है, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो वैद्युत अपघटन होता क्या है। इस समय जैसा कि ठंडक चल रहा है तो आप अक्सर देखे होंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से अगर पानी गर्म करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, कई प्रोसेस हैं, लेकिन उसमें एक प्रोसेस देखो होती है कि एक प्लास्टिक की आप बाल्टी लेते हैं, ये प्लास्टिक की आपने बाल्टी ली और इस बाल्टी में आपने लिया पानी, वाटर, है ना, इसमें आपने वाटर लिया, ये सब इसमें आपका पानी भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है ये, ठीक है। और इसमें आप देखे होंगे कि इस तरीके से एक आता है एलिमेंट, इस तरीके से वो बना होता है, इस तरीके से, है ना, और यहाँ से ये आपका तार चले जाते हैं, हाँ, इस तरीके से ये तार चले जाते हैं, और जिसको आप कहा इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होता है उसमें आप इसको जोड़ देते हैं, और ये पानी यहाँ पर इसके थ्रू क्या होता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से वैद्युत अपघटन की भी प्रोसेस होती है। उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम दो इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, और यहाँ पर H2O की जगह हम क्या लेंगे, D2O। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमको भारी हाइड्रोजन चाहिए, तो भारी हाइड्रोजन अगर चाहिए तो यहाँ पर इसमें हम लेंगे D2O, मतलब भारी जल, और भारी जल इसमें हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ये आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपका होता है प्लस, जिसको आप कहते हो एनोड, इसको क्या बोलते हो, एनोड कहते हो, और दूसरा होता है माइनस, है ना, और माइनस को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये कैथोड और एनोड, और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। तो जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहीं से आपका क्या होगा, ये D2 और O2, ठीक है, ये D2 और O2 यहाँ से अलग होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो आपकी ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से ये ऑक्सीजन निकलने लगेगी और दूसरे इलेक्ट्रोड से आपकी ये D2 या भारी हाइड्रोजन निर्मुक्त होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। अच्छा, ये जो बर्तन होता है, इस बर्तन को हम कहते हैं वैद्युत वैद्युत अपघटनी वैद्युत अपघटनी सेल, है ना, ठीक है। और इसमें ये जो मैटर भरा होता है, जिसको हम D2O यहाँ पर ले रहे हैं, तो इस मैटर को, या इसमें जो मैटर भरा होता है, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, जिसका कि वैद्युत अपघटन कराना होता है, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, ये वैद्युत अपघट्य होता है। इस पूरे उपकरण को, इस पूरे उपकरण में जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटन।
तो ये वैद्युत अपघटन होता है। तो कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको सामान्यतः ताप या प्रकाश मतलब जो यूवी रेज के द्वारा रिएक्शन होती हैं या थर्मल रिएक्शन होती हैं, ताप के द्वारा रिएक्शन होती हैं। तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो ताप या यूवी रेज के द्वारा संभव नहीं है, तो उनके लिए ये वैद्युत अपघटन की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रोड से भारी हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार का एक प्रोसेस होता है, इस प्रकार का एक प्रक्रम होता है यहाँ पर। तो ये हो जाता है। दूसरा, अगर हमने कहा था कि अगर 1H3 प्राप्त करना होता है, जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं, तो उसके लिए हमने कहा था कि लिथियम है ना, लिथियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैसे तो 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लेते हैं लिथियम का समस्थानिक। और जब लिथियम का समस्थानिक लेते हैं तो ये हो जाता है 3Li6। और इसकी जब इस पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन की तीव्र बमबारी करते हैं यहाँ पर। तो ये जो न्यूट्रॉन 0 N1 इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका बन जाता है H13 है ना। तो ये आपका यहाँ पर 1H3, इसी को आप क्या कहते हो, ट्राइटियम कहते हो, इसी को आप कहते हो ट्राइटियम। और दूसरा यहाँ पर आपका बनता है 2He3। ठीक है, 2He3 ये आपका हीलियम का समस्थानिक होता है। और ये जो आपका है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसको हम कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक है। और ये आपका लिथियम का समस्थानिक होता है। ठीक है, तो इस लिथियम पर न्यूट्रॉन की रिएक्शन कराते हैं तो आपका ट्राइटियम बन जाता है। तो जिन दोनों को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तो हमने देख लिया। आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है कि हाइड्रोजन गैस के निर्माण की विधियां, मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है जिसका अणु सूत्र होता है H2। अणु सूत्र क्या होता है, H2 होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये वैद्युत रसायन जो लेशन होता है उसके अंतर्गत भी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि कैसे वैद्युत अपघटन होता है। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है। तो वैसे तो आपको पता है कि सबसे पहले इसका जो निर्माण किया था वो रॉबर्ट बायल ने 1671 में किया था। तो लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या इसी को हम क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन कहते हैं। डाई हाइड्रोजन का सर्वप्रथम सर्वप्रथम निर्माण निर्माण सन 1671 में रॉबर्ट बायल रॉबर्ट बायल ने किया था। सर्वप्रथम हाइड्रोजन, या इसी को हम डाई हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है H2, इसलिए इसको हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन का सर्वप्रथम निर्माण सन 1671 में रॉबर्ट बायल ने किया था। लेकिन इसके जो ज्वलनशील गुणों का पता इसके ज्वलनशील गुणों का जो पता है वो कैवेंडिश के द्वारा लगाया गया था। तो आगे इसमें ऐसे लिख लो, तथा इसके इसके ज्वलनशील
ज्वलनशील गुणों गुणों का पता ज्वलनशील गुणों का पता सन 1766 में सन 1766 में हेनरी हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश तथा इसके ज्वलनशील गुणों का पता सन 1766 में लगभग 95 वर्ष बाद आप कह सकते हैं कि निर्माण हुआ था। निर्माण हुआ था आपका 1671 में, और उसके लगभग 95 साल बाद 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की कि आखिर ये क्या है और इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तब पता चला कि ये एक ज्वलनशील गैस होती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो एक ज्वलनशील गैस होती है। तो इसके ज्वलनशील गुणों का पता सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था। इसलिए इसलिए इसे इसे ज्वलनशील 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 वायु ज्वलनशील वायु भी कहते हैं। ज्वलनशील वायु भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भाई, जब रॉबर्ट बायल ने इसको बनाया है ना, तो रॉबर्ट बायल ने इसको बनाया होगा तो कहाँ बनाया होगा? किसी न किसी प्रयोगशाला में ही बनाया होगा। ठीक है, अपने घर तो बनाएंगे नहीं, या किसी इंडस्ट्री में तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब कोई भी चीज इन्वेंट की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है, तो उसको एक प्रयोग के तौर पर बनाया जाता है, और ये सारी चीजें प्रयोगशाला में ही होती हैं। तो जो रॉबर्ट बायल ने इसको जिस तरीके से बनाया होगा, तो प्रयोगशाला में बनाया होगा, तो इनके द्वारा बनाई गई जो हाइड्रोजन गैस थी और उसको बनाने की जो विधि थी, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि कहेंगे। तो देखो, जब कोई चीज बनानी होती है, किसी चीज का निर्माण होता है, तो कई तरीकों से उसका निर्माण हम कर सकते हैं। उसमें कुछ तो महत्वपूर्ण है, एक जैसे प्रयोगशाला विधि हो जाती है। और अगर उसको बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना होता है, प्रयोगशाला का मतलब ये होता है कि उसको हम केवल अपने परीक्षण के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर उसको हमको व्यापार करना हो, है ना, बेचना हो, या उसके जैसे अब बताया हमने कि जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट जो होता है उसमें जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वो जो हाइड्रोजन होता है, अब क्या प्रयोगशाला में इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनाना तो संभव है नहीं, है ना, तो उसके लिए उसका निर्माण कहाँ करेंगे? औद्योगिक स्तर पर करेंगे। तो औद्योगिक स्तर पर किसी भी चीज को बनाने के लिए औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। और तो एक तो हो गई प्रयोगशाला विधि, दूसरी हो गई औद्योगिक विधि, और इसके साथ साथ कुछ अन्य विधियां भी होती हैं। तो देखते हैं कि इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो हेडिंग यहाँ पर हम एक डालेंगे, H2 के की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, H2 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में, देखो इसमें देखो, प्रयोगशाला शाला में
दानेदार दानेदार जिंक जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। तो प्रयोगशाला में दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया कराकर H2 या हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में क्या होता है कि प्रयोगशाला में जो जिंक होती है, और जिंक कैसी? दानेदार जिंक है ना, दानेदार जिंक जो होती है उसकी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपकी H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और इसके साथ साथ ZnSO4 जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं वो बनता है। देखो ये हम ले लेंगे जिंक, है ना, ये हो गया जिंक। और जिंक कैसा? दानेदार। दानेदार जिंक क्यों लेते हैं? तो दानेदार जिंक लेने के दो पर्पस हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर होता है कि जो शुद्ध जिंक होती है उसकी H2SO4 के साथ जो अभिक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है, इसलिए यहाँ पर दानेदार जिंक जो होती है वो अशुद्ध जिंक होती है और वो H2SO4 के साथ तीव्र गति से रिएक्शन करती है और तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अगर कहीं पर भी आपको दे दिया जाए कि कोई गैस सनसनाहट के साथ अगर निकल रही है, सनसनाहट के साथ, तो वहां पर वो हाइड्रोजन गैस होती है। लेकिन अगर बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी तो वो सनसनाहट के साथ निकलेगी, और जो अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो वो आपकी बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो ये दो बातें आप याद रखना, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो एक तो ये हो गया कि अशुद्ध जिंक जो होती है वो H2SO4 के साथ तीव्र गति से रिएक्शन करती है और तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर जो दानेदार जिंक होता है वो कैसा होता है? इसमें अशुद्धियां मिली होती हैं या अशुद्ध जिंक होता है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर जो आपके रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट का अगर सरफेस एरिया जिसको हम पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वहां पर अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, अभिक्रिया तेज होती है। अब देखो अगर यहाँ पर हम आपसे कहें कि हमने एक धातु ले ली, है ना, एक धातु हमने ले ली और उसकी मात्रा है 1 kg, 1 kg हमने एक धातु ले ली। अब देखो इस धातु से हम क्या कर सकते हैं? इस धातु से हम कई शेप के, कई आकार की चीजों का निर्माण कर सकते हैं। अगर इस 1 किलोग्राम धातु से हम एक घनाकार बना दें, एक घन के आकार की वस्तु बना दें, है ना, और उसी से एक हम कह दो इसको, एक हमने क्या बना दिया? घन बना दिया, और एक हमने इसको घनाभ के आकार में बना दिया, ठीक है। एक इसमें हमने शंकु बना दिया, शंकु के आकार में बना दिया। एक हम इसी को क्या कर दें? बेलन बना दें। मतलब ये 1 किलोग्राम की जो धातु है, अगर इस 1 किलोग्राम धातु को हम अलग अलग आकार में ढालें, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम धातु का हमने एक घन बनाया, 1 किलोग्राम धातु का हमने एक घनाभ बनाया, 1 किलोग्राम धातु का हमने क्या बनाया? एक शंकु बनाया, और 1 किलोग्राम धातु का हमने एक बेलन बनाया, और इसी का अगर एक हम गोला बना दें, क्या बना दें? गोला। तो आप ये पाएंगे कि जो गोला होगा, इस गोले का क्षेत्रफल इन सबसे ज्यादा होगा, जो गोले का क्षेत्रफल होगा वो इन सबसे ज्यादा होता है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हम अलग अलग आकार की वस्तुएं बनाएंगे तो जिसमें भुजाएं जितनी ज्यादा होती हैं उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है, इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं।
अच्छा, तो आप जो गोला देख रहे हैं, अगर इस गोले में भुजाओं की संख्या, तो इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? तो कुछ लोग तो यही कहेंगे कि इसमें कोई भी भुजा नहीं होती है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर समझ लो ये कि इसकी अनंत भुजाएं होती हैं जो गोला होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक गोले की परिधि पर रखा हुआ हर एक डॉट उसकी एक भुजा के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गोला होता है, कोई गोलाकार अगर वस्तु है, ठीक है, तो उस क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो वहां पर रिएक्शन भी तेज होगी, इसलिए जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा मात्रा में बनेगी। इसीलिए यहाँ पर जो जिंक होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस जिंक की जब रिएक्शन हम करेंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ से ये जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन गैस को विस्तार कर देता है। मतलब ये आपका बन जाएगा ZnSO4, जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट, प्लस ये H2 जो है ये आपका हो जाता है हाइड्रोजन गैस, ये आपकी अलग हो जाती है। ठीक। अच्छा, तो ये तो है प्रयोगशाला, मतलब प्रयोग जो हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? जिंक के द्वारा बनाई जाती है। जिंक की रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 के साथ। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें जान लो कि सिर्फ यही H2SO4 नहीं है जिससे कि हाइड्रोजन गैस बनती है, और ना तो सिर्फ आपकी जिंक है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पर क्या होता है, अब एक नई डेफिनेशन को या नई परिभाषा को आप जानो कि जब भी किसी धातु की किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, जब भी किसी धातु की किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, चाहे वो H2SO4 हो चाहे वो HCl हो, किसी भी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन सभी धातुओं से नहीं निकलती है। तो कौन कौन सी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं? पीरियोडिक सॉरी जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को अगर हम उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो मानक अपचयन विभव जिनका मानक अपचयन विभव माइनस में होता है, या जिनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, वो धातुएं क्या करती हैं कि हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं, अम्ल से एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनका स्थान, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, वो धातुएं अम्ल से H2 को विस्थापित कर देती हैं, मतलब H2 गैस बनाती हैं। और जो गैसें हाइड्रोजन, जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं, वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। तो इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उससे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं और कौन कौन सी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं। वहां से हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से मतलब अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाएंगी और कौन कौन सी धातुएं हाइड्रोजन नहीं बनाएंगी। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और हम आपको बता दें कि ये जो जिंक होती है ना, ये जो जिंक, तो ये जिंक दानेदार कब बनती है ना, तो दानेदार ये कब बनती है? जब आपकी गलित जिंक, जब आपकी गलित जिंक को पानी में डाला जाता है, जब गलित जिंक को पानी में डाला जाता है, तो वो जो गलित अवस्था में जो जिंक होती है, ठीक है, वो क्या कर देती है, वो जो पानी होता है वो उसको दाने में कन्वर्ट कर देता है, उसके पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए ऐसा होता है। आप ये भी पढ़ते होंगे कि जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल हो जाती हैं, यहाँ तक आते आते, ठीक है, वो गोल हो जाती हैं, तो उसके पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए ऐसा होता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और क्षेत्रफल जितने ज्यादा होगा उसका पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा, क्योंकि आपका जो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है वो T बराबर W/A होता है। ठीक है, तो इस वजह से गलित जिंक को कहाँ डालेंगे? पानी में डालेंगे, तो वो कैसे किस में बदल जाएगा? वो धान में बदल जाएगा। अब हम कौन सी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं?
तो इसके लिए जरा देखो, एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी। क्या AU दिख रहा है? हाँ, तो ये देखो, ये आपका होता है पोटेशियम, है ना? ये आपका पोटेशियम है। ये आपका पोटेशियम है। ये सोडियम है। सॉरी, ये आपका कैल्शियम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और ये आपका फेरस हो गया या आयरन इसको कहते हैं। ये पीबी लेड होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? अच्छा, ये आपका हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये सभी कहाँ है? हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये सब। ऊपर वाली जो धातुएं हैं, ये अम्ल से H2 को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन ये नीचे वाली जो H है उसको विस्थापित नहीं करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया मैग्नीशियम Mg, और इसकी रिएक्शन हम किसी अम्ल के साथ करा देते हैं। जैसे हमने मान लो H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करा दिया, तो ये H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये MgSO4 हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, और प्लस ये H2 आपका अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो Mg है, Mg ये कहाँ है? Mg ये हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, और इस वजह से ये क्या करेगा? ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। जैसे इसी इसी क्रम में आपने देखा था ये कि ये Zn है, और Zn रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो Zn है, इस Zn ने इस H2 को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ये H2 कहाँ हो गई? बाहर हो गई। तो ये H2 बाहर हो गई, और ये इस Zn ने स्वयं H2 का स्थान ले लिया। ठीक है, और ये Zn स्वयं यहाँ पर SO4 के साथ जुड़ गया, और ये बन गया ZnSO4। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर हम ये Fe की बात करें, Fe, और प्लस सिर्फ H2SO4 ही नहीं है, हम कोई दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं। जैसे HCl, हम यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं 2HCl से, 2HCl। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ Fe कहाँ है? ये आपका Fe है, और ये Fe कहाँ है? तो ये Fe हाइड्रोजन से ऊपर है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये Fe क्या करेगा? हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर ये Fe क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और ये Cl किसके साथ जुड़ जाएगा? Fe के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा FeCl2, और प्लस FeCl2 प्लस ये H2 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी धातुएं इसको हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो लिख लो इसको, ये आपकी हो गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, तो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो धातुएं हैं, वो अम्ल से क्या करेंगी? हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगी, मतलब उनके द्वारा हाइड्रोजन बनेगी। ठीक, लेकिन ये जो नीचे हैं, अगर हम यहाँ पर ले लें Cu, ये Cu ले लिया, और प्लस हमने यहाँ H2SO4 ले लिया, है ना? तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ से हम मान लो ये Ag ले लें, और यहाँ पर ये H2SO4 ले लें, Cl कुछ ले लें, है ना? तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो Cu, Hg, Ag, Au ये सब कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे हैं, और हाइड्रोजन के नीचे हैं तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है। तो सिर्फ जिंक या H2SO4 ही नहीं है जिसके द्वारा अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके साथ साथ अन्य धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं, उनके द्वारा अम्ल से अभिक्रिया जब होगी,
तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातुओं की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसको नोट कर लेना, बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने से ही कवर हो जाएंगे, बाकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो और बहुत बड़ी है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी जो औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि में जो है वो औद्योगिक विधि से कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजन गैस को।